नमस्कार मित्रों, हमने इससे पूर्व की क्लासेस में राशियों को जाना, ग्रहों को समझा कि अंतरिक्ष में ग्रहों राशियों की क्या स्थिति होती है। ये हमने सब शास्त्रानुसार आपको बताया। अब जब हम अंतरिक्ष की बात करते हैं, ग्रह और राशियों की बात करते हैं, तो क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है या ये सब ऐसे ही लिख दिया गया है? तो आज हम ग्रहों में से राहु और केतु को वैज्ञानिक आधार पर समझेंगे कि हमारे शास्त्रों में राहु और केतु को छाया ग्रह क्यों कहा गया है और क्या विज्ञान इस चीज को मानता है कि राहु और केतु का अस्तित्व है। तो आइए समझते हैं। हमने यहाँ एक चित्र बनाया है। आर्ट हमारी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए इसमें कोई त्रुटि हो सकती है। ये सूर्य है और सूर्य के सामने पृथ्वी, और पृथ्वी पर ये चंद्रमा की परिक्रमा है और चंद्रमा लगातार इस परिक्रमा में अपने पथ पर पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती रहती है। तो पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा भी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। अब चंद्रमा, यहां हमने एक छोटा सा चंद्रमा बनाया क्योंकि चंद्रमा का आकार बहुत छोटा होता है। बीच में पृथ्वी और यहां सूर्य। ये स्थिति केवल एक तिथि को एक दिन आती है और वह दिन होता है पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में होते हैं। विज्ञान कहता है कि चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन ही संभव है और यही बात हजारों वर्ष पूर्व हमारे शास्त्रों में भी कही गई है। आज हम समझते हैं कि चंद्र ग्रहण होता कैसे है या सूर्य ग्रहण होता कैसे है और इसमें राहु और केतु क्या भूमिका निभाते हैं। तो इसको जानने के लिए आप समझ लीजिए, जहां पृथ्वी और चंद्रमा की परिक्रमा एक दूसरे को काट रही है, एक इस बिंदु पे और एक इस बिंदु पे। इस बिंदु को विज्ञान में साउथ नोड कहा जाता है और हम ज्योतिष शास्त्र में इसको केतु कहते हैं। इस बिंदु को विज्ञान में नॉर्थ नोड कहा जाता है और हमारे ज्योतिष में इसको राहु कहा जाता है। विज्ञान कहता है कि पृथ्वी और चंद्रमा की एक्सिस जहां एक दूसरे को काटती हैं, वहां एक इमेजिनरी पॉइंट है, यानी काल्पनिक बिंदु है, जिसको नॉर्थ और साउथ नोड कहते हैं। तो विज्ञान भी कह रहा है कि काल्पनिक बिंदु है और ज्योतिष भी कहता है कि छाया ग्रह हैं, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। अब काल्पनिक क्यों है? क्योंकि कोई वहां पर जाकर कोई निशान तो लगा कर आया नहीं अंतरिक्ष में। ये एक काल्पनिक है कि जहां ये एक्सिस कटती है उसको ये काल्पनिक बिंदु कहा जाता है। अब हमने बोर्ड पर तो चंद्रमा की ऐसे परिक्रमा बना दी, परंतु यदि आप विज्ञान को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि चंद्रमा की परिक्रमा ऐसे ना होकर 5 डिग्री झुकी हुई है, आधी। यानी चंद्रमा आधे हिस्से में 5 डिग्री ऊंचा है पृथ्वी की परिक्रमा से और आधे में 5 डिग्री नीचे है। अब उससे क्या होता है कि पूर्णिमा के दिन सूर्य का प्रकाश, चूंकि ये वाला हिस्सा आधा जो है, इसको केतु वाला भाग कहते हैं, इस वाले भाग को, और इस भाग को राहु वाला भाग कहते हैं। ये भाग ऊंचा उठा हुआ है और ये भाग नीचे झुका हुआ है। तो नीचे झुके होने के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से होकर चंद्रमा तक चला जाता है। यदि ये झुकाव ना होता तो हर पूर्णिमा को और हर अमावस्या को ग्रहण पड़ते। तो हर पूर्णिमा को तो ग्रहण पड़ता नहीं है, तथा सूर्य का प्रकाश चूंकि ये झुका हुआ हिस्सा है, इससे होकर चंद्रमा तक पहुंचता है और चंद्रमा हमें फुल मून, पूर्णिमा को फुल मून भी कहते हैं ना, पूरा प्रकाशित दिखता है। क्यों? क्योंकि उस दिन चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल सामने होते हैं और सामने होने से उन पर पूरा प्रकाश पड़ता है। परंतु जब ग्रहण लगना होता है तो ये साउथ नोड यानी केतु
इस आधे हिस्से को 5 डिग्री ऊपर उठा देता है। और ऊपर उठने से क्या होता है कि चंद्रमा की परिक्रमा और पृथ्वी की परिक्रमा बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं, और पृथ्वी के सामने आने से सूर्य का प्रकाश रुक जाता है और हमको यहाँ चंद्र ग्रहण प्रतीत होता है कि चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये तीनों पूर्णिमा के दिन एक सीध में है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ता है, और यदि पृथ्वी और चंद्रमा बिल्कुल एक सीध में आकर थोड़े इधर उधर हैं तो आंशिक चंद्र ग्रहण पड़ेगा। अब चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा हर तिथि को, या ये कह सकते हैं कि चंद्रमा लगातार गति करते हैं, तो चंद्रमा यहां से जैसे ही 12 डिग्री आगे बढ़ेंगे इस तरफ तो तिथि बदल जाती है। मान लीजिए 12 डिग्री यहां उन्होंने की तो ये पूर्णिमा थी, अब प्रतिपदा आ जाएगी, फिर 12 डिग्री चलेंगे द्वितीया आ जाएगी, फिर 12 डिग्री तृतीया, फिर चतुर्थी, ऐसे 15 तिथियां आ जाती हैं। और जब चंद्रमा यहां पहुंच जाते हैं यहां, तो उसको क्या कहते हैं, अमावस्या। इस दिन नो मून भी कहा जाता है कि चंद्रमा है ही नहीं, क्योंकि सूर्य का बिल्कुल प्रकाश उसको प्राप्त नहीं हो रहा है, और चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश तो है नहीं। अब आप कहेंगे कि सूर्य के बिल्कुल सामने है तो प्रकाश क्यों नहीं है। देखिए, चंद्रमा का वह भाग जो हमें यहां से दिखाई देता है, चंद्रमा ऐसे रोटेट करता है, कभी भी उसका पिछला भाग पृथ्वी से हम नहीं देख सकते। तो अमावस्या पे जो प्रकाश पड़ रहा है वो चंद्रमा के पिछले भाग पे पड़ रहा है, अगले भाग पर एक भी किरण नहीं पहुंच पा रही, तो हमें यहां से चंद्रमा नहीं दिखता है। चंद्रमा इस पूरी यात्रा के दौरान अपना एक ही फेस आगे रखते हैं, अब उनका पिछला हिस्सा हम पृथ्वी से नहीं देख सकते। तो अमावस्या को क्या होता है, अभी तक पूर्णिमा में स्थिति क्या होती है, पहले चंद्रमा, बीच में पृथ्वी, फिर सूर्य। अमावस्या पे इसके उल्टा हो जाता है, बीच में पृथ्वी आ जाती है। क्षमा करें, चलिए चित्र में थोड़ा उतना क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा घूम के यहां आ जाता है। चंद्रमा की अगर एक्सिस ऐसे देखें, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है ना, तो चंद्रमा यहां आ जाता है अमावस्या को। अब यहां आने से उसके पिछले भाग पे तो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, परंतु आगे के भाग पर नहीं पड़ रही, तो हमें नहीं दिख रहा। पृथ्वी पर सूर्य का पूरा प्रकाश आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि चंद्रमा की जो परिक्रमा पथ है वो 5 डिग्री, मैंने आपको बताया 5 डिग्री आधी ऊंची उठी है और आधी नीचे उठी है। जैसे समझ लें आप कोई लकड़ी ऐसे लटकी है, तो एक तरफ से ऊंची उठी है, एक तरफ से नीचे लटकी है। अब यहाँ राहु का रोल आता है, जिसको नॉर्थ नोड कहते हैं। वो जिस अमावस्या को अपने ऊंचे हिस्से को 5 डिग्री नीचे झुका देते हैं, तो फिर वही स्थिति हो जाती है कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में आ जाते हैं। तो सूर्य का प्रकाश जितने हिस्से में चंद्रमा है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, और हमको लगता है कि सूर्य का उतना भाग कटा हुआ है। तो इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं, जब चंद्रमा बीच में आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के, और उस दिन नॉर्थ नोड की वजह से उनकी परिक्रमा 5 डिग्री नीचे झुक जाती है। अब हम अपने विषय पर आते हैं। विज्ञान मांगता है कि नॉर्थ नोड और साउथ नोड, इनकी वजह से ग्रहण लगते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि राहु और केतु ये चंद्रमा और सूर्य को पीड़ित करते हैं तो ग्रहण लगते हैं। अब हमने एक पौराणिक कथा भी सुनी है कि समुद्र मंथन के पश्चात जब अमृत निकला तो स्वर भानु नाम के एक राक्षस ने भगवान विष्णु के साथ छल किया और धोखे से अमृत पी लिया। सूर्य तथा चंद्रमा ने जब ये बात विष्णु भगवान को बताई तो उन्होंने उस राक्षस का शीश काट दिया। अब चूंकि राक्षस अमृत पिए हुए था तो उसकी मृत्यु तो संभव नहीं थी, तो शीश के भाग को राहु कहा गया और धड़ के भाग को केतु कहा गया, और ये दोनों ही समय समय पर चंद्रमा और सूर्य को पीड़ित करके उन्हें ग्रहण लगाते हैं। ठीक, परंतु आप यहाँ ये समझें, ये जो लोक कथाएं होती हैं, पौराणिक कथाएं होती हैं, ये साधारण जनमानस के लिए होती हैं। हमारे ऋषियों को हजारों वर्ष पूर्व ये ज्ञान था कि अंतरिक्ष में 2 काल्पनिक बिंदु ऐसे हैं जिनकी वजह से सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। तो ये कथा क्यों कही जाती है, कथा जनमानस के लिए होती है, क्योंकि जनमानस बहुत गूढ़ विषय, ज्योतिषीय सिद्धांत या विज्ञान के सिद्धांत को नहीं समझता है, और धीरे धीरे लोक कथाएं फैल जाती हैं। हालांकि इन कथाओं में बहुत सार होता है,
लोगों को समझाने के लिए कई संदेश छुपे होते हैं। जैसे इस कथा का भी अगर विस्तृत वर्णन करें तो बहुत सारे संदेश हैं, परंतु संक्षेप में एक प्रकरण मैं आपको बताता हूं कि माता लक्ष्मी जब समुद्र मंथन से निकली तो उनके हाथ में एक वरमाला थी और किनारे पर एक से एक सुंदर देवता और एक से एक शक्तिशाली दैत्य खड़ा था, परंतु वह उनसे आगे बढ़ते हुए जहां भगवान विष्णु बहुत दूर जाकर एकांत में विश्राम कर रहे थे, लेटे हुए थे, उनके गले में जाकर माला डाल दी। अर्थात लक्ष्मी उसे ही वरती है जो समर्थवान होता है, और समर्थवान बनने के लिए ज्ञानवान होना पड़ता है। हम आपको यहाँ ज्योतिषीय विषय का ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं और साथ में ये भी समझाते जा रहे हैं कि ये नियम ऐसे ही नहीं लिख दिए गए हैं, इनके पीछे बहुत ज्ञान है। हमारे ऋषियों को, हमारा सनातन बड़ा समृद्ध है, हजारों वर्ष पूर्वी अंतरिक्ष में क्या स्थिति है ग्रहों की, ये उनको ज्ञान था और आज विज्ञान भी इसको मान रहा है। आगे और ग्रहों के बारे में जब हम आपको बताएंगे तब आपको और पता चलेगा कि जो जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है वही विज्ञान आज कहता है। अब चूंकि ये चित्र बना हुआ है तो एक विषय और समझ लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा और बुध इन दोनों को समझना ज्योतिष में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनके लिए नियम कुछ अलग होते हैं। जब हम शुभ और अशुभ ग्रहों को देखेंगे तो वहां हमें चंद्रमा को समझना पड़ेगा कि चंद्रमा जब पूर्णिमा से हर तिथि को 12 डिग्री आगे बढ़ता है तो 15 तिथि पूरी होने पर अमावस्या आ जाती है। यहां पर चंद्रमा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा घटता जाता है और अमावस्या के दिन बिल्कुल शून्य हो जाता है। क्यों हो जाता है? हमने आपको बताया कि चंद्रमा का सिर्फ ये फेस, आगे का फेस हमें पृथ्वी से दिखता है। अब वो जैसे जैसे बढ़ते हैं तो कोण ऐसा बनता है कि सूर्य का प्रकाश उन तक पहुंचना कम होता जाता है। यदि पूर्णिमा पे पूरे चंद्रमा पर प्रकाश है तो प्रतिपदा पे थोड़ा सा हिस्सा कट जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा आगे बढ़ गए, पूरे चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंच रहा। द्वितीया में थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे तो प्रकाश नहीं पहुंचेगा। ऐसे जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे सूर्य का प्रकाश उनको मिलना कम होता जाएगा। तो जब इसको कहते हैं घटते क्रम का चंद्रमा, क्योंकि पूर्णिमा पर पूर्ण चांद होता है और धीरे धीरे वो घटता घटता अमावस्या पर शून्य हो जाता है। तो जब चंद्रमा घट रहे होते हैं उसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। आप यहाँ पक्ष भी समझ लीजिए, हालांकि पंचांग का विषय है लेकिन आपको समझा दे रहे हैं ताकि आपको चंद्रमा को समझना आसान हो जाए। इसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। अमावस्या से चंद्रमा फिर घूमेंगे, चंद्रमा तो लगातार घूम रहे हैं। अब यहां से वो प्रतिदिन 12 डिग्री आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सूर्य का प्रकाश उनको धीरे धीरे मिलता है, तो हमें रोज चंद्रमा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जब चंद्रमा बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं, उस पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं। जब चंद्रमा बढ़ता है तो शुक्ल पक्ष, जब घटता है तो कृष्ण पक्ष। अब कृष्ण पक्ष की नौमी तक यदि आपका जन्म हुआ है तो आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ माने जाएंगे। कारण यह नियम अभी समझ लीजिए, अगली क्लास में आपको विस्तार से बताएंगे चंद्रमा के बारे में कि सूर्य तथा चंद्रमा में 72 डिग्री का अंतर होना चाहिए। यदि 72 डिग्री से कम का अंतर है तो चंद्रमा अशुभ माने जाएंगे। और जैसे ही कृष्ण पक्ष की 10वीं आती है तो वह अंतर कम हो जाता है और अंतर कम होता रहता है, अर्थात चंद्रमा की अशुभता बढ़ती रहती है। अमावस्या को पूर्ण रूप से अशुभ होते हैं, फिर धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू करते हैं और जैसे ही शुक्ल पक्ष की 7वीं में वो प्रवेश करेंगे तो वो फिर शुभ हो जाते हैं। अर्थात शुक्ल पक्ष की 7वीं से कृष्ण पक्ष की 9वीं तक क्या होते हैं? शुभ। और अगली 15 तिथियों में वे अशुभ हो जाते हैं, क्योंकि उन पर सूर्य का प्रकाश कम से कम होता जाता है। फिर शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे बढ़ता है, परंतु अच्छे तरीके से जो उन पर प्रभाव पड़ता है वो शुक्ल पक्ष की 7वीं से आता है। तो आगे चंद्रमा के विषय में और समझेंगे। आज हमने राहु केतु को भी समझा, थोड़ा ये भी जाना कि तिथियां कैसे बनती हैं।
शुक्ल और कृष्ण पक्ष क्या होते हैं। आशा है आप विषय को सरलता से समझ रहे होंगे। यदि कोई आपको कमी लगती है या कुछ पूछना है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे, मेल से संपर्क कर सकते हैं। पुनः मिलने की आशा में आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।